जय हिंद दोस्तों। हम लोग बिहार स्पेशल को पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में आज हम लोग बिहार के भौगोलिक संरचना एवं स्थिति के बारे में जानेंगे, जो कि ये बिहार पीसीएस और बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो टीचर की एग्ज़ाम हो या बिहार एसएससी की एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह है बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है। तो बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो बिहार में गोमती नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। बिहार में गोमती नदी नहीं बहती है, जबकि बिहार में फाल्गुन, पुनपुन और बागमती ये तीनों नदी बिहार में बहती हैं, जबकि गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती हैं। तो गोमती नदी कहाँ पर बहती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में बहती हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में गोमल ताल से निकलती हैं। तो यह नदी जो है पीलीभीत जिले के गोमल ताल से निकलती हैं, जबकि फाल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदियां हैं। अतः गोमती नदी बिहार में नहीं बहती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? हुंडरू जलप्रपात, जो कि ये बिहार में नहीं पाया जाता है, जबकि धुआं कुंड, मंझर कुंड और ककोलत ये जो कि बिहार में पाए जाते हैं। हुंडरू ये बिहार में नहीं पाया जाता है जलप्रपात। इसमें दिया गया है कि हुंडरू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में तथा धुआं कुंड व मंझर कुंड दोनों ही जलप्रपात रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। तो ये कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। फिर इसमें दिया गया है कि कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है। यहाँ अरुण कोसी नदी अपनी 7 सहायक नदियों के सूत कोसी, तांबा कोसी, तलख, दूध कोसी, भोटिया और अरुण तामूर से मिलकर बनती हैं। कोसी नदी के अंत में 3 नदियों में बाढ़ जाती हैं। तो कोसी नदी के अंत में 3 नदियों में बढ़ जाती हैं, जबकि तामूर, अरुण और सुनक कोसी यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। तो 3 नदियां हैं जो कि अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। तामूर है, अरुण है और सुनक कोसी। फिर जिसके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। यह नदी बिहार के खगड़िया जिले में गंगा नदी में समाहित हो जाती हैं। यह उत्तरी बिहार की एक नदी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ये कैमूर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कैमूर में। फिर उसमें दिया गया है कि तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में भभुआ औधुरा मार्ग पर स्थित है। यह प्रपात दुर्गावती नदी के उद्गम के पास रोहतास पठार में स्थित है। इस झरने की खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है, जो कि वर्तमान समय में यह स्थान पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। इस जलप्रपात पर करमचट बांध स्थित है। तो करमचट बांध किस जलप्रपात पर स्थित है? तो ये जो कि तिलहर जलप्रपात पे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, गया में है। दिया गया है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। रामायण काल में ब्रह्मयोनी का उल्लेख मिलता है। ऐसी मान्यता है कि गया के किनारे प्रवाहित होने वाली फाल्गु नदी पहले ब्रह्मयोनी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु माता सीता के श्राप के प्रभाव से फाल्गु नदी विलुप्त हो गई। ब्रह्मयोनी पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये है उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, उत्तर पश्चिम में सबसे अधिक कृषि जलवायु क्षेत्र स्थित है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। इस कृषि जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिले सम्मिलित हैं। ये 13 जिले कौन कौन से हैं? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सिरोह, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय। मिट्टी की रूपरेखा, वर्षा, तापमान और स्थलाधिकृत के आधार पर बिहार में 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान और उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान, जोन बी में है ये दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान, और दक्षिण पूर्वी जलोढ़ मैदान ये जोन 3A में है, और उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान ये जोन 2 में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पटना में है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, पटना जिले में है। दिया गया है कि सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती हैं। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा में प्रवेश करती हैं। सोन नदी का उद्गम गोंडवाना क्षेत्र में स्थित मैकाल श्रृंखला में अमरकंटक पर्वत से हुआ है। यह कैमूर के पठार के दक्षिणी से बिहार में प्रवेश करती हैं। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, पटना जिले के पश्चिमी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती हैं और पटना से लगभग 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास गंगा मिल जाती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये बिहार का कौन सा शहर जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये नालंदा जिला है जो कि बिहार के 5 पहाड़ियों से घिरा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ही सही होगा। फिर इसमें दिया गया है कि बिहार राज्य के नालंदा जिले में राजगीर शहर है जो यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध हैं। राजगीर की 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी, जो कि ये 5 पहाड़ियों के प्रमुख नाम हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये भोजपुर में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। बिहार के भोजपुर जिले में नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है, जो कि वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भोजपुर 73.8%, औरंगाबाद 71.1% तथा पश्चिमी चंपारण 62.2% में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ई सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें दिया गया है कि बिहार राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन है, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा में पटना के पास मिल जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोप स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के ये किस जिले में पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। तो बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, पिडमोट स्वैम्प, तराई मिट्टी, गंगा की जलोढ़ मिट्टी, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पिडमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला तथा भूरा होता है। इस मिट्टी के ज़्यादातर भागों में कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी की होती है। उर्वरता जो कि इसकी मध्यम श्रेणी में होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किसे जोड़े से गंगा नदी बहती हैं?
तो बिहार के किस प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से गंगा नदी बहती है? तो ये कोसी और मगध। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, कोसी और मगध। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें कि गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। गंगा नदी बिहार के कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय संभाग को छोड़कर विकल्प में शेष प्रशासनिक संभाग से प्रवाहित होती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, गंगा नदी पर स्थित है। दिया गया है कि दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल अथवा जेपी सेतु लोकनायक जयप्रकाश नारायण हेतु सेतु गंगा नदी पर बना पुल जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4556 मीटर है। यह पुल भारत में असम में बोगीबील ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा रेल सह पुल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो ये बिहार का मैदान। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बिहार का मैदान। फिर इसमें दिया गया है कि बिहार का मैदानी भाग बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। बिहार के मैदान को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो पहला क्या है? तो तराई का क्षेत्र, जो कि तराई के क्षेत्र में यह सोमेश्वर श्रेणी से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चौड़ाई पटरी में फैला हुआ है। इसमें कहीं कहीं कंकड़ रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिणी में तराई उपक्षेत्र हैं जो प्रायः दलदली हैं। फिर उसके बाद दूसरा है बांगर का क्षेत्र। यह सबसे पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। सामान्यतः यह आसपास के क्षेत्र से 7 से 8 मीटर ऊंचा रहता है। फिर उसके बाद तीसरा आता है खादर का क्षेत्र। खादर का क्षेत्र जो कि ये इसका विस्तार गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक सारे उत्तरी बिहार में है। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण यह क्षेत्र तबाही के कगार पर खड़ा रहता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो पाया जाता है पटना और गया में। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, पटना और गया में पाया जाता है। फिर उसके बाद दिया गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर बिहार के पटना, गया, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गहरे पीले तथा भूरे रंग की होती है तथा इसमें जल संग्रह क्षमता अधिक होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती हैं? तो कोसी नदी गंगा नदी से किस स्थान पर मिलती हैं? तो कुर्सेला से में मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, कुर्सेला। कोसी नदी कुर्सेला जो कि कटिहार में पड़ता है, तो कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती हैं। कोसी नदी को बिहार का अभिशाप यानी कि शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिले से प्रवाहित होती हैं। कोसी नदी का उद्गम गोसाई स्थान नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ सनकोसी, ताम्रकोसी, तामूर कोसी, भूत कोसी, दूध कोसी आदि हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा जिला जो कि धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला जिला नहीं है? तो ये है रोहतास। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, रोहतास। फिर उसके बाद आता है दिए गए विकल्पों में रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। बिहार में संरचना दृष्टिकोण से प्रीकैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती हैं। प्रीकैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगिरी, बिहार शरीफ, बोधगया आदि हैं। फिर उसके बाद आता है विंध्य संरचना बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो यह पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, पश्चिमी चंपारण। बिहार में आर्द्र पर्णपाती एवं शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन अधिक घने पतझड़ वाले वन होते हैं, जहां 120 सेमी से 200 सेमी के मध्य औसत वार्षिक वर्षा होती है। ये मुख्यतः वन
पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिले में पाई जाती हैं। तो 120 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम घने होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार के वन कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये पटना, ऑप्शन नंबर सी, पटना में सबसे लंबी है। तो बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। पटना का पूर्वी से पश्चिमी विस्तार अधिक है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो 12 है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, 12 है। उसके बाद आता है कि बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे 12 जिले बसते हैं। ये निम्नवत हैं। तो कौन कौन से 12 जिले हैं, तो बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना है, समस्तीपुर है, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ये जो कि 12 जिले बिहार के गंगा नदी के किनारे बसे हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, ये कछारी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, कछारी मिट्टी से। फिर इसमें दिया गया है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित हैं। जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं। प्रकृति में यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ या कछारी मिट्टी की 3 मुख्यतः नदियों द्वारा लाई जाती हैं, सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि जलोढ़ कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाई जाती हैं। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो ये रोहतास पठार। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, रोहतास पठार, ये जबकि सबसे पुराना है। तो इसमें दिया गया है कि भौतिक एवं संरचनात्मक स्थितियों के आधार पर बिहार के 3 भौगोलिक इकाइयों में विभाजित किया गया है, जो कि उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्य का विशाल मैदान और दक्षिण का पठारीय क्षेत्र, जो कि रोहतास का पठार सबसे प्राचीन भू आकृति प्रदेश है, क्योंकि यह दक्षिणी पठार का हिस्सा है, जो कि कैमूर पहाड़ी का अवशिष्ट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है, 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो ये खड़गपुर पहाड़ियाँ, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सही है, खड़गपुर पहाड़ी। इसमें दिया गया है भौगोलिक हिस्सों में से भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना हिस्सा खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। उल्लेखनीय है कि इसका विस्तार मुंगेर से जमुई तक है। यह त्रिभुजाकार आकृति का है तथा इसमें क्वार्टरजाइट चट्टान की प्रधानता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये नवीन जलोढ़क मिट्टी जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि बिहार में बांगर या नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले के काशी क्षेत्र में स्थित है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में जाकर संकीर्ण होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी में मिट्टी समाप्त हो गई है। यह मिट्टी सामान्यतः चूना रहित एवं क्षार रहित है। इसका रंग गाढ़ा भूरा काला है। इसमें काफ़ी उर्वरा शक्ति पाई जाती है, जिसमें सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट और गेहूं की अच्छी फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो कौन सा है, तो ये पूर्णिया जिला है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, पूर्णिया जिला जो कि जूट उत्पादक के लिए फेमस है। तो बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। जूट बिहार की दूसरी मुख्य व्यावसायिक फसल है, जिसके प्रयोग पैकेजिंग के सामान, कपड़ा, टाट, रस्सी आदि का निर्माण होता है। जूट का उत्पादन नदियों की धंधा मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा सहरसा, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में भी जूट की खेती होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है
कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये गंडक नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर इसके बाद दिया गया है कि त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है। यह नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकली गई है। यह प्रणाली दक्षिण पूर्व 62 मील तक है। इस नहर को 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। तो कौन सी झील जो कि बिहार में स्थित है, तो यह है अनुपम झील। ऑप्शन नंबर ए सही में अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के कैमूर भभुआ जिले में स्थित है, जबकि सुखाना झील चंडीगढ़ में, सांभर झील राजस्थान में और कामा झील ये रूस में अवस्थित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो ये सोन नदी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, सोन नदी। फिर उसके बाद दिया गया है कि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। यह गंगा के दाहिने तट पर मिलती है। इसकी जो एक प्रमुख सहायक नदी है, इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है, जो कि सोन की मुख्य सहायक नदियाँ कनहर, रिहंद और उत्तरी कोयला है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो कौन सी नदी है, तो कोसी नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कोसी नदी जो बिहार का शोक कहलाती है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल व भारत की संयुक्त परियोजना है। यह समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई एवं भूमि संरक्षण है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि उत्तर बिहार के किस लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार जो कि बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, कोसी नदी के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के अतिरिक्त अन्य नदियाँ जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान व महानंदा आदि नदियाँ जो कि उत्तरी बिहार में बाढ़ का प्रभाव दिखाई देती है। बिहार में लगभग 28 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है, तो उत्तर बिहार में। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, उत्तर बिहार में। फिर इसमें दिया गया है कि बाढ़ का सबसे अधिक प्रभावग्रस्त राज्य है। यहाँ उत्तर बिहार में 76% आबादी बाढ़ की तबाही से आवर्तित खतरे में है। तो बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का 16.5% और भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी 22.1% बनता है, जो कि उत्तर बिहार के जिले मानसून के दौरान कम से कम 5 प्रमुख बाढ़ पैदा करने वाली नदियों महानंदा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक नदी जो कि नेपाल में उत्पन्न होती हैं, ये जो कि बिहार के लिए असुरक्षित हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस नदी को उत्तरी बिहार को शोक कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहा जाता है तथा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो गंडक को उत्तरी बिहार का शोक और कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसमें कन्फ्यूज मत होना आप लोग। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल विस्तृत हैं। तो ये जो कि गंगा के उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, ये 56,680 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर इसमें दिया गया है कि गंगा के उत्तरी मैदान या उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। यह बिहार के 56,680 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्रेय श्री गणेश कब हुआ था। तो यह हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर इसका भी सही, 1954 में हुआ था। फिर इसमें दिया गया है कि कोसी परियोजना बिहार तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 1953-54 नेपाल के साथ समझौता किया गया था। उल्लेखनीय है कि कोसी एक सीमा पारीय नदी है जो कि तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी भारत के उत्तरी बिहार में
कटिहार जिले के कुरसौला के पास गंगा में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से कौन सा समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। तो ये बनाती हैं कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी बनाती हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियाँ उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। यह नदी 120 किमी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हैं। घाघरा नदी हिमालय स्थित नेपाल से निकलती हैं तथा 80 किलोमीटर तक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूची फर्स्ट में दिया गया है कि कृषि, जल व्यावसायिक क्षेत्रों, और सूची सेकंड में दिया गया है कि बिहार के परिषद क्षेत्र से साथ संबंधित कीजिए तथा इसे सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है कि कृषि, जलवायु क्षेत्र और बिहार का प्रतिशत क्षेत्र। तो इसमें ए नंबर है कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, जो कि ये 29.87 है। फिर उसके बाद आता है बी वाला दक्षिण बिहार मैदान, ये 23.71% है। फिर छोटा नागपुर पठार ये 26.14% है। और छोटा नागपुर पहाड़ियाँ ये 20.28% है। तो यानी सभी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर इसमें दिया गया है कि उत्तर तथा दक्षिण पूर्वी बिहार मैदान 29.87% क्षेत्रफल में, दक्षिण बिहार का मैदान 23.71% क्षेत्रफल में, छोटा नागपुर का पठार 26.14% में तथा छोटा नागपुर पहाड़ियाँ ये 20.28% क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो ये नेपाल, ऑप्शन नंबर 20 में सही है, नेपाल राज्य की सीमा जो कि बिहार राज्य से जुड़ती है। बिहार राज्य में उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले तथा उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले और झारखंड के साथ 8 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाती हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। तो बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे, तो ये पूर्वी गंगा मैदान जो कि ये बिहार के भौगोलिक विभागों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। इसमें दिया गया है कि बिहार के 2 प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं, गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार। गंगा का मैदान 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकार मिलती है। तो ये कौन सी नदी है, तो गंडक, कमला, बागमती, जो कि ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गंडक, कमला, बागमती। फिर इसके बाद आता है कि सरयू जो कि घाघरा, फिर गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान तथा कोसी नदियाँ गंगा में उत्तर में आकर मिलती हैं। गंगा में दक्षिण की तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फाल्गुन, पचानी, कर्मनाशा नदियाँ प्रमुख हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती हैं। तो बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ पर मिलती हैं, तो गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण और भागलपुर क्षेत्र में बिहार में बांगर मिट्टी मिलती हैं। तो गया में मिलता है, बोधगया में मिलता है, पूर्वी चंपारण में और भागलपुर में। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर इसमें दिया गया है कि तराई के क्षेत्रों के दक्षिण में पाई जाने वाली बांगर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक फैला हुआ है। काले, भूरे, पीला एवं हल्के पीले रंग की
इस मिट्टी में क्षारीय एवं अम्लीय गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर मनन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है दिया गया है कि बिहार में कुल सिंचित भूमि लगभग 37% नहरों द्वारा सिंचित होती है, जो कि ये सही है। फिर उसके बाद आता है बिहार में उत्तरी गंगा मैदान जो कि 33,620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है, जो कि ये गलत है। फिर उसके बाद तीसरा है कि किशनगंज और पश्चिमी चंपारण बिहार में सर्वोच्च वार्षिक वर्षा प्राप्त करते हैं, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2,461 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो कि पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, पहला, तीसरा और चौथा। फिर इसके बाद दिया गया है कि बिहार में उत्तरी गंगा का मैदान 56,980 वर्ग किमी फैला हुआ है, जो राज्य के 52.27% क्षेत्र पर विस्तृत है, तथा दक्षिणी गंगा का मैदान 33,670 वर्ग किमी है। प्रश्नकाल के समय 3 विकल्प सही थे। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यानी कि 2020 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,358 किलोमीटर हो गया है। बिहार में कुल सिंचित भूमि का 31% नहरों के द्वारा सिंचित होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है। तो किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में शामिल है? तो ये पश्चिम बंगाल के साथ, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, पश्चिम बंगाल। दिया गया है कि 7 जुलाई 1948 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत की ऐसी पहली परियोजना है जिसमें कोयला, जल और गैस तीनों स्रोत से विद्युत उत्पन्न की जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में साझेदारी है। यह उत्तर प्रदेश के साथ गंडक परियोजना का काल बिहार के साथ जुड़ा हुआ है। गंडक परियोजना भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना। इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। इस परियोजना में बिहार के लोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इसके दोनों तरफ पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकाली गई हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का गम कहते हैं। तो किस नदी को बिहार का गम कहते हैं या शोक नदी कहते हैं? तो ये कोसी को, ऑप्शन नंबर इसमें भी सही है, कोसी को। तो कोसी नदी को बिहार का गम या बिहार का शोक कहा जाता है। यह गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम नेपाल के हिमालय से होता है तथा यह भारत में बिहार राज्य में प्रवेश करती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार को बहुत नुकसान होता है। इसी के कारण इस नदी को बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। तो कोसी नदी को 3 नामों से जाना गया। पहला बिहार का गम, दूसरा बिहार का शोक और तीसरा बिहार का अभिशाप। इन 3 नामों को आप अवश्य याद रखेंगे क्योंकि किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। तो ये पूर्णिया और मानभूम जो कि ये पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसमें दिया गया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल जो कि राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1956 के द्वारा पूर्णिया मानभूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है त्रिवेणी नहर के किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो ये गंडक नदी से पानी आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, गंडक नदी से आता है। गंगा की सहायक गंडक पर त्रिवेणी घाट स्थान पर बांध बनाया गया है जहां त्रिवेणी नहर निकाली गई है। गंडक परियोजना भारत तथा नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसके लिए भारत नेपाल सरकार के बीच 1959 में समझौता संपन्न हुआ। 1960 में कार्य प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था।
तो ये 45.85% लेकर के ज़मीन जो कि बिहार से एक अलग राज्य झारखंड बना था। इसमें दिया गया है कि झारखंड राज्य बनने से पूर्व बिहार का क्षेत्रफल 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था। बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर से 15 नवंबर 2000 को एक नवीन राज्य झारखंड सृजित हुआ था, जो संपूर्ण बिहार के भूभाग का लगभग 45.85% था, जो कि वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि सारण सिंचाई नहर निकली है। तो सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकली है? तो ये गंडक से। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, गंडक से। दिया गया है कि गंगा की सहायक गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। इसके पूर्वी किनारे से तिरहुत नहर एवं पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकलती है। तो इसके जो है पूर्वी किनारे से तिरहुत और पश्चिमी किनारे से सारण नहर निकलती है। इसमें सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिले में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो ये दामोदर है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, बी सही है, दामोदर है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की टोरी नामक स्थान से हुआ है, जो कि बंगाल के बाढ़ विनाश के लिए जानी जाती है। इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर को। तो दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, तो कहाँ पे है? इन सबों से नहीं। तो इसमें दिया गया है कि बिहार का सुमेश्वर श्रेणी चंपारण जिले में स्थित नवीन पर्वत है तथा यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा का काम करती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है। खड़गपुर पहाड़ियाँ बिहार मुंगेर जिले में अवस्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ पहाड़ी गिरहिट जिले में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। तो बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, यह एक भ्रंश घाटी में। तो बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है, यह एक भ्रंश घाटी में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें दिया गया है कि दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से टोरी नामक स्थान से हुआ था। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गढ़ी, कोनार, जुमनिया, बराकर आदि है, जो कि बराकर संगम के पश्चात दामोदर एक विशाल नदी बनाती है तथा इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। बिहार के विभाजन के पश्चात यह नदी अब झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख नदी है। तेनू घाटी बाध दामोदर नदी पर है, जो कि रांची में स्थित है। यह भ्रंश घाटी छोटा नागपुर पठार के 2 भागों में बांटती है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये कहाँ पे है? तो भारत नेपाल की सीमा के समानांतर है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, भारत नेपाल सीमा के समानांतर है। फिर इसके बाद दिया गया है कि बिहार के तराई प्रदेश का विस्तार पश्चिम तथा उत्तर पूर्व सीमा तक है। इस प्रदेश में औसत वर्षा 150 से 200 सेमी तक होने के कारण घने वन एवं दलदलीय क्षेत्रों का विकास हुआ है। उत्तरीय पूर्वी तराई प्रदेश अररिया और किशनगंज जिले में फैला हुआ है। यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अररिया और किशनगंज जो कि यह बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में से नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो कौन सी नदी जो कि बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो ये गंडक, सोन नदी, घाघरा और पुनपुन, ये चारों नदियाँ जो कि बिहार में गंगा से मिलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर दिया गया है कि गंडक नदी उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है। यह नेपाल एवं बिहार में प्रवाहित होती है। इस नदी को नेपाल में सासलीग्राम और मैदानी भाग में नारायणी और सप्तमंडल कहते हैं। यह वाल्मीकि नगर में बिहार में प्रवेश करती है। यह पटना के पास मिलती हैं। यह बिहार की सर्वाधिक तीव्र जलधारा वाली नदी है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती हैं तथा पटना के निकट गंगा में मिलती हैं। फिर इसके बाद आता है यह बिहार में बहने वाली
गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में से सबसे लंबी, जो कि 760 किलोमीटर है। फिर सहायक नदी पुनपुन दक्षिण बिहार की दूसरी प्रधान नदी है, जो कि पलामू की चौराहा पहाड़ी से निकलती हैं तथा पटना के निकट फुतेहा में गंगा में आकर मिलती हैं। घाघर नदी, जिसे सरयू नदी भी कहा जाता है घाघर नदी को, इसका उद्गम स्थान नेपाल में है। तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तीव्र गति से बहते हुए सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करते हुए छपरा के निकट गंगा में समाहित होती हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार ये एक समप्राय भूमि है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, एक समप्राय भूमि है छोटा नागपुर का पठार। दिया गया है कि छोटा नागपुर का पठार एक समप्राय भूमि है। बिहार के मैदानी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में 150 मीटर की समोच्च रेखा से छोटा नागपुर पठार आरंभ है। रोहतास की कैमूर पहाड़ी के अलावा वह समस्त छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीप भारत का यह एक हिस्सा है। फिर इसके बाद आता है बिहार का कृषि व पशुपालन। तो बिहार का कृषि व पशुपालन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।